तो देवभूमि में कट्टरपंथियों के चाकू चले और एक बेकसूर हिंदू युवक का सीना छलनी हो गया। दिल को झकझोर देने वाली इस वारदात ने उधम सिंह नगर के खटीमा इलाके को हिलाकर रख दिया है। वारदात को नफरती गैंग के कुछ मुस्लिम लड़कों ने अंजाम दिया। अब धामी फोर्स इस गैंग के इलाज में जुटी है। पहले बुलडोजर सबक दिया गया और अब बुलेट वाला इंसाफ किया गया है, लेकिन देवभूमि इनके फांसी वाले अंजाम की मांग कर रही है। मेरा घर देखो, वीरान कर दिया मेरा घर। गलती से लग गया उसको चाकू। उसे पकड़ तो लिया है, खाली उसको फांसी नहीं दी अभी तक। 12 दिसंबर की रात चाकूबाजी की घटना में जान गंवाने वाले तुषार को इंसाफ दिलाने के लिए पूरा खटीमा सड़क पर उतर आया। मुख्य आरोपी की दुकान फूंकी जा चुकी है, लेकिन लोगों का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है। तलाश कट्टरपंथी कातिल बॉय के गैंग की है, जिसने तुषार की जान ली है। वो गैंग जिसे रील बनाने का शौक है, टशन में रहने की आदत है और भौकाल मचाने की चाहत है। कट्टरपंथी कातिल बॉय की इसी गैंग ने 12 नवंबर की रात हिंदू युवक तुषार शर्मा को चाकू से गोद दिया था। चाकू के इतने वार हुए कि दिल फट गया और तुषार की मौत हो गई। घटना वाली उसी रात से खटीमा गुस्से की आग में जल रहा है। कातिल बॉय गैंग के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग को लेकर लोग सड़कों पर हैं। तुषार को इंसाफ दिलाने के लिए धामी फोर्स भी एक्शन मोड में है। शनिवार की सुबह जहां पुलिस ने मुख्य आरोपी हाशिम के खिलाफ बुलडोजर एक्शन को अंजाम दिया, वहीं देर रात हाशिम को हाफ एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार भी कर लिया। वारदात में शामिल बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। हाशिम के खिलाफ बुलडोजर एक्शन भी हो गया और हाफ एनकाउंटर भी, लेकिन परिवार और लोग इससे संतुष्ट नहीं है। गुस्से से उबल रहे लोग आरोपियों के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। नारों के शोर से पूरा खटीमा गूंज रहा है। आप देखेंगे लोगों में जो आक्रोश है वो किस कदर है। जो तुषार शर्मा की जो पत्नी है वो भी यहाँ पर है। क्या कह रही हैं आप, क्या बोल रही हैं? मार्केट बंद करवा दो, फांसी दो, क्या बोल रही हैं? बाजार बंद करवा दो जल्दी से जल्दी, नहीं तो पूरे खटीमा को आग लग जाएगी। फिर मुझसे मत कहना, मुझसे मत कहना। उसको पकड़ लिया हाशिम को, उसका एनकाउंटर भी किया। कुछ नहीं, उसे पकड़ तो लिया है, खाली उसको फांसी नहीं दी अभी तक। ये बाजार खोल के सजा रहे हैं अपनी। मेरा घर देखो, वीरान कर दिया मेरा घर। एनकाउंटर में घायल हाशिम अभी अस्पताल में है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है ताकि उसके दूसरे साथियों तक पहुंचा जा सके। हाशिम ने शुरुआती पूछताछ में क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। तुमने क्यों मारा करते हो? गलती से लग गया उसको चाकू। मैं जानबूझ के नहीं मारा। अच्छा, गलती से लग गई? मेरा ऐसा कुछ मकसद नहीं था। हाशिम भले ही कहे कि उसका तुषार को कत्ल करने का इरादा नहीं था, लेकिन तुषार के परिवार का आरोप है कि हाशिम और उसके साथियों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। वो पहले भी कई अपराधों में शामिल रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। हुआ होता तो शायद आज तुषार जिंदा होता। ऐसे पहले 2 कांड और कर दिए, 3 कर दिए, तो ऐसा क्यों उनको छोड़ा गया था? इससे पहले मेरी गोद लग चढ़ती। पहले भी झगड़ा हुआ था, हमारा नहीं और किसी को मर्डर कर रखे उन्होंने, तो उनको क्यों छोड़ा गया था? ये पाकिस्तानी सोच वाले हैं, जो पाकिस्तान की सोच रखते हैं, पाकिस्तान के टुकड़ों को पलते हैं। यहाँ पे जो छोटे एक दो मदरसे हैं उसमें रह के तालीम सीखते हैं। वो सोच जागृत है यहाँ, और उसी के आधार पर ये बच्चे जो भी हैं जिन्होंने चाकू मारे हैं, इनकी सोच वही। इस बीच जी मीडिया हाशिम के घर पहुंचा, जो तुषार के घर से थोड़ी दूरी पर ही है, लेकिन उसके परिवार का कोई भी सदस्य घर पर मौजूद नहीं है। घर पर ताला लगा है। उत्तराखंड के खटीमा में गोटिया इलाके में मैं मौजूद हूं और ये जो घर आप देख रहे हैं ये घर है जो कि तुषार शर्मा की हत्या हुई है, उसमें जो मुख्य आरोपी है हाशिम, उसका ये घर है जिसका उत्तराखंड पुलिस ने एनकाउंटर भी किया है, जिसके पैर में गोली लगी है, जो पुलिस कस्टडी में है।
पुलिस उसी हाशिम से पूछताछ भी कर रही है, लेकिन अभी जो परिवार के लोग हैं वो सभी इस घर में नहीं हैं। बाहर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ताला लगा हुआ है और इसी के साथ इसी घर में ही जो हाशिम है अपने परिवार के साथ यहाँ पर रहता है। हाशिम पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन लोग अभी भी गुस्से में हैं। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी और फांसी की मांग लगातार हो रही है। हालात को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। सीएम धामी का बिल्कुल साफ निर्देश है, अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस। इसलिए तुषार हत्याकांड में तुरंत बुलडोजर एक्शन हुआ, बुलेट वाला इंसाफ भी हुआ और अब दावा है कि हाशिम और उसके गैंग पर ऐसा एक्शन होगा जो नजीर बन जाएगा। नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तराखंड के कट्टरपंथी का इलाज धामी फोर्स ने किया, लेकिन जब मध्य प्रदेश में प्रशासन ने हिंदुओं की मांग नहीं सुनी तो सनातनियों ने खुद ही शानू मियां के अवैध साम्राज्य को उखाड़ फेंका। दरअसल रायसेन में कट्टरपंथी शानू के हौसले इतने बुलंद हो गए थे कि उसने मंदिर के परिक्रमा पथ को कबाड़ का गोदाम बना दिया था। जब बात मंदिर की रक्षा की आई तो सनातनी महिलाओं ने शानू मियां को चंडी का रूप दिखा दिया। मंडी द्वीप में जो रायसेन का है वहां पर कट्टरपंथियों ने खेड़ापति मंदिर पर कब्जा कर लिया। कट्टरपंथी कब्जा है, ये पूरा अतिक्रमण करके रखा हुआ है। यहाँ पे हटाने के लिए आए हैं क्या? हटा देंगे। 100 साल पुराना मंदिर है। कार्रवाई हो जाएगी, कानून हाथ में लोगी। हो जाने दो, फांसी भी हो जाए। 100 साल पुराने इस मंदिर को कट्टरपंथी कब्जे से मुक्त कराने के लिए हिंदू समाज सड़क पर है। मां खेड़ापति की कृपा से यहां भक्तों की झोलियां भरती थी, लेकिन अब मंदिर के परिक्रमा मार्ग पर कट्टरपंथी शानू मियां ने अपने कबाड़ का साम्राज्य जमा लिया। शानू मियां के हौसले इतने बुलंद थे कि उसने मंदिर कैंपस को कचरे और कबाड़ के ढेर में बदल दिया। पूजा पाठ की जगह पर जंग लगे सामान का अंबार लगा दिया। ये कोई साधारण अतिक्रमण नहीं बल्कि हिंदू आस्था पर सीधा हमला है। प्रशासन से कई बार शिकायत के बाद भी जब मंदिर को कट्टरपंथी साजिश से आजादी नहीं मिली तो हिंदुओं ने आस्था की रक्षा के लिए मोर्चा संभाल लिया। नाराज भीड़ नजर आ रही है, ये नारेबाजी देख लीजिए। ये भाई ये मंदिर पर सुनिए, मंदिर पर किसने कब्जा कर लिया है? किसने कब्जा किया मंदिर पर? शानू खान का नाम क्या व्यक्ति है, उसने कब्जा कर रखा। क्या करेंगे भाई? हम ये प्रशासन से कहना चाहते हैं जल्द से जल्द ये कचरा जो भी हटवाए, बड़ी दिक्कत आ रही है हमें। ये कचरा है कट्टरपंथी कब्जा कर रहे हैं। कट्टरपंथी कब्जा है, ये पूरा अतिक्रमण करके रखा हुआ है। यहाँ पे हटाने के लिए आए हैं क्या? हटा देंगे। हिंदुओं का यह आक्रोश एक दिन में नहीं फूटा है। शानू मियां पिछले 1 साल से मंदिर कैंपस पर कब्जे की साजिश को आगे बढ़ा रहा था। इस दौरान हिंदू प्रशासन से गुहार लगाते रहे, आवेदन दिए, कट्टरपंथी के खिलाफ शिकायतें की, लेकिन प्रशासन सोता रहा। आखिरकार आज हिंदुओं के धैर्य का बांध टूटा तो शानू मियां का पूरा साम्राज्य उसकी चपेट में आ गया। सनातन की आक्रोशित भीड़ ने वो कर डाला जो कानून के रखवाले नहीं कर सकते। वो कुछ नहीं करेंगे, प्रशासन करेंगे। क्या कर रहे हैं इससे? सफाई कर रहे हैं। प्रशासन कर देगा? नहीं, हम ही करेंगे। अच्छा जी, प्रशासन पे भरोसा नहीं है? नहीं है। जनों के बोलने से नहीं होता, इसलिए सब इकट्ठे होके आए, अब सब सुनेगा। अच्छा हाँ, अब सब सुनेगा जनता। अभी तक तो किसी ने नहीं सुना। कबाड़ी को नहीं रहने देंगे आप? नहीं रहने ये तस्वीरें उन कट्टरपंथियों को ध्यान से देखनी चाहिए जो हिंदू मंदिरों पर बुरी नजर रखते हैं। मंदिर को कट्टरपंथी कब्जे से आजाद कराने का बीड़ा महिलाओं ने उठाया। फावड़ा और हसिया थामी इन महिलाओं ने चंडी का रूप लिया तो मंदिर का परिक्रमा पथ साफ होने लगा। सनातनी ज्वालामुखी के तूफान ने शानू मियां के कबाड़ के साम्राज्य को कुछ ही घंटों में रौंद डाला। हिंदुओं का साफ कहना है कि जब शांति से हमारी मांग नहीं सुनी गई तो मजबूरन क्रांति का रास्ता चुनना पड़ा। यहाँ कुछ कबाड़ खानियों के कारखाना खोल रखा फोकट में और हमारी परिक्रमा माता बहनें नहीं दे पाती। हमारे दो हाँ बहुत उन्हें दी जगह ही नहीं दी, कहने तुमसे जो बने वो कर लो।
तो कर दिया पर हटा दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो यहाँ का अतिक्रमण दस्ता है उन्होंने मुसलमानों की नाम की चूड़ियां पहन रखी हैं। जगह जगह नगर के अंदर उनसे अतिक्रमण करवाते हैं और यहाँ पे भी हमने कई बार आवेदन नगर के रहवासियों ने दिए, लेकिन एक बार भी नगर पालिका ने यहाँ मुड़कर नहीं देखा। पिछले बार भी कहा था, आवेदन निवेदन भी किए हैं और आज धनाधन कर दिया। आज अब आवश्यकता आ गई है दंदनादन करने की, और ये दंदनादन तब तक होता रहेगा, कार्रवाई हो जाएगी, कुछ भी हो जाए, हाथ में लोगे तो। हिंदू समाज तैयार है उसके लिए। ये घटना सिर्फ एक मंदिर की मुक्ति नहीं बल्कि हिंदू समाज की अटूट एकता और साहस की मिसाल बन गई। जब शानू मियां की मनमानी ने आक्रोश की आग भड़काई तो हिंदुओं की हुंकार ने मंदिर को फिर से पवित्र बना दिया। अब एक बार फिर मंदिर में कीर्तन होगा, भक्त परिक्रमा करेंगे। अतिक्रमण शानू मियां का हटाकर ये ऐसे भगवा झंडे लहरा दिए। हिंदुओं ने कहा है यदि अतिक्रमण हटाने में या फिर शानू मियां के कबाड़ को हटाने में, मंदिर को कब्जा से मुक्त कराने में कार्रवाई होती है तो हम ऐसी कार्रवाई झेलने के लिए तैयार हैं। लोगों की भारी नाराजगी इस वक्त नजर आ रही है। रजत दुबे के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, मंडीदीप। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि कहा जाता है, उसी देवभूमि के एक स्कूल में बच्चों को शिक्षा का ज्ञान नहीं बल्कि कलमा सिखाया जा रहा था। वो भी 1-2 दिन से नहीं बल्कि 1-1.5 साल से। बच्चों को कलमा पढ़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हिंदू संगठनों ने हंगामा कर दिया। जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये किसी मदरसे की नहीं बल्कि एक स्कूल की हैं। स्कूलों में न धर्म देखा जाता है न जात पात, लेकिन इस स्कूल में न सिर्फ एक धर्म को अहमियत दी गई बल्कि स्कूल को एक धार्मिक शिक्षा का अड्डा भी बना दिया गया। जो हाथ क्लास में पेन या पेंसिल चलाकर पढ़ने के लिए बने थे, उन हाथों से स्कूल में बिठाकर दुआ करा दी गई और फिर कलमा भी पढ़ा दिया गया। तस्वीरें उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के एक प्राइवेट स्कूल की हैं। इस स्कूल के कलमे वाले खेल का खुलासा हुआ इस वीडियो से। इसमें स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चे लाइन से बैठे हैं। जमीन पर बैठकर बच्चे कलमा पढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, बच्चों को अरबी भाषा के कुछ शब्द भी सिखाए गए हैं जो वो बोलते हुए सुने जा सकते हैं। ये वीडियो वायरल हुई तो इस पर हंगामा मच गया। हिंदू संगठनों ने कड़ा ऐतराज जताया और पूछा कि अगर धार्मिक शिक्षा ही देनी थी तो कलमे की जगह हनुमान चालीसा या दुर्गा चालीसा क्यों नहीं पढ़ाई गई। विद्यालय के भीतर इस तरह की पूजा पद्धति का अनुसरण कराना, हमने कहा उनसे कि आपने हनुमान चालीसा क्यों नहीं कराई अपने विवेक से? क्या कोई लिखित रूप में आपके पास आदेश है माननीय मुख्यमंत्री जी का या कहीं केंद्र सरकार का? उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं, अपने विवेक से हम करा रहे हैं। आप अपने विवेक से करा रहे तो आपने अपने विवेक से वहाँ हनुमान चालीसा क्यों नहीं कराई, दुर्गा चालीसा क्यों नहीं कराई? स्कूल के इस वीडियो में सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि कलमा पढ़वा भी खुद स्कूल के प्रिंसिपल ही रहे थे। हंगामा हुआ तो प्रिंसिपल इसे जानकारी का अभाव बताने लगे। जानकारी के अभाव में मैंने जो था हिंदू बच्चों को शांति पाठ कराया और उसके बाद बिस्मिल्लाह की 2 लाइनें मुस्लिम बच्चों को करा देते थे। जानकारी के अभाव में मैंने जानकारी के अभाव में बहुत बड़ी गलती कर ली है जो आगे से नहीं होगी। आप ये बिस्मिल्लाह का जो पाठ पढ़ाए थे कितना समय से पढ़ा रहे थे आप? लगभग 1 साल से। ये स्कूल उधम सिंह नगर के जिले सुल्तानपुर पट्टी में बना है, जिसे मुस्लिम बहुल इलाका कहा जाता है। स्कूल में करीब 190 बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें से 110 हिंदू और 80 मुस्लिम बच्चे हैं। खुद प्रिंसिपल ने स्वीकार किया कि वो पिछले 1 साल से बच्चों से कलमा पढ़वा रहे थे। लेकिन सवाल तो यही है कि कैसे एक धर्म की प्रार्थना सभी बच्चों पर थोपी जा सकती है? क्या किसी खास मकसद के लिए बच्चों से कलमा पढ़वाया जा रहा था? हिंदू संगठन तो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि धर्मांतरण की साजिश के तहत ये सब किया गया। हमारी मांग है कि इस प्रकार के जो भी लोग हैं, जो भी शिक्षा की आड़ में धीमा धर्मांतरण कराने का काम कर रहे हैं, जो बच्चा वहां पर अन्य किसी जाति संप्रदाय और मजहब का है, जब वहां पर कलमा होगा, नमाज होगी, उसके लिए बनी है ना मस्जिद, वहां जाइए आप, किसने रोका है? लेकिन विद्यालय में हर जाति पंथ और मजहब के लोग आते हैं और वहां पढ़ाई करने के लिए आते हैं, अपने देश के लिए एक अच्छा नागरिक बनने के लिए आते हैं। लेकिन वहां पर उनको कट्टरवादिता सिखाई जाएगी तो हम उसका विरोध करेंगे। बच्चों को धर्म विशेष कलमा पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल गलत है। मैं इस तरह की जिहादी मानसिकता पनपती है जो राष्ट्र विरोधी आगे चल के काम करेगी। मैं तो इसको अपराधी कहूँगा, इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है।
इस तरीके की हरकतें जिन्होंने भी करी हैं उनको कठोर से कठोर सजा दी जाए। खुद देश की शिक्षा नीति भी साफ तौर पर कहती है कि स्कूलों में किसी एक धर्म की धार्मिक शिक्षा या प्रार्थना सभी छात्रों पर थोपना गलत और असंवैधानिक है। प्रार्थना या नैतिक शिक्षा सर्वधर्म या पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए ताकि बच्चों की धार्मिक स्वतंत्रता और भावनाओं का सम्मान हो। संविधान के अनुच्छेद 28 में भी साफ कहा गया है कि किसी स्कूल में किसी धर्म की शिक्षा अनिवार्य नहीं की जा सकती, लेकिन तब भी ये स्कूल सारे नियमों को ताक पर रखकर मजहबी शिक्षा बांटने में लगा था। अब जब विवाद बढ़ा है तो इसे बंद कर दिया गया है और स्कूल पर एक्शन की तैयारी हो रही है। लेकिन सवाल तब भी बना हुआ है कि आखिर कैसे ये स्कूल 1 साल से कलमे वाली पढ़ाई करा रहा था और प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देवभूमि के स्कूल में जहां कलमे वाली साजिश रची जा रही थी, वहीं लखनऊ का नदवा कॉलेज विदेशी संदिग्धों की सराय बन गया। जी हां, फिलीपींस का एक नागरिक भारत में टूरिस्ट वीजा लेकर आया, लेकिन वो जमात के कार्यक्रमों में शामिल होने लगा। इस दौरान वो नदवा कॉलेज में 3 दिन तक रुका, लेकिन कॉलेज के एंट्री रजिस्टर में उसका नाम तक नहीं है। तो सवाल ये, क्या वो सिर्फ टूरिस्ट था या कोई जासूस? यह है लखनऊ का प्रतिष्ठित इस्लामी शिक्षण संस्थान दारुल उलूम नवदतुल उलमा यानी नदवा कॉलेज। आम दिनों में यहाँ मुस्लिम छात्र और स्कॉलर्स की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन देश विरोधी साजिश की दस्तक से यहाँ सन्नाटा पसर गया है। नदवा कॉलेज के प्रिंसिपल समेत कई लोगों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। केस दर्ज होने की वजह भी बताएंगे, लेकिन पहले जिन लोगों पर केस दर्ज हुआ है उनके नाम देख लीजिए। मौलाना अब्दुल अजीज नदवी जो कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं, FIR में इनका नाम सबसे ऊपर है। सब रजिस्ट्रार डॉक्टर हारून रशीद के खिलाफ भी गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है। महादुल अली छात्रावास के वार्डन मोहम्मद कैसर नदवी के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। इसके अलावा सुरक्षा कर्मी समेत कई अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। अब आप इस FIR की वजह भी जान लीजिए। तस्वीर में दिख रहे इस शख्स का नाम है मोहम्मद हारून सारिफ। ये शख्स फिलीपींस नागरिक है और टूरिस्ट वीजा पर भारत घूमने आया था। टूरिस्ट वीजा पर घूमना तो ठीक है, लेकिन ये शख्स घूमने के दौरान तबलीगी जमात के धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुआ और फिर लखनऊ के इस नदवा कॉलेज में 3 दिन रहकर अलग अलग जगहों पर घूमता रहा। जब एजेंसीज का संदिग्ध युवक पर शक गहराया और लखनऊ पुलिस ने इसकी तलाश शुरू की तो ये दिल्ली से फरार हो गया। मोहम्मद हारून सारिफ तो भाग गया, लेकिन जांच की सुई नदवा कॉलेज पर अटक गई। जो फिलीपींस नागरिक मोहम्मद हारून था वो 30 नवंबर को यहाँ पर आया था और 2 दिसंबर तक वो नदवा दारुल उलूम के महादुल अली छात्रावास के कमरा नंबर 307 में ठहरा था। वो कॉलेज के ही जो छात्र मोहम्मद यासिर के पास रुका था और इस दौरान लखनऊ शहर के कई जगहों पर वो गया था, लेकिन उसकी ये जानकारी हसनगंज पुलिस को नहीं दी गई थी। विदेशी नागरिक के इस प्रवास की जानकारी थाना हसनगंज को ना देने के मामले को लेकर फिलहाल FIR जो है वो दर्ज की गई है। फिलीपींस का नागरिक इस कॉलेज में रुका तो इसकी जानकारी ना तो स्थानीय थाने में दी गई और ना ही रजिस्टर में इसकी एंट्री की गई। यही वजह है कि कॉलेज के प्रिंसिपल समेत कई लोग जांच के घेरे में आ गए। जब जी न्यूज की टीम इस मामले की जांच करने कॉलेज के गेट पर पहुंची तो गेट कीपर से लेकर भाईजान तक सभी सवालों से भागते नजर आए। यहाँ पे जैसे एंट्री आप लोग करते हैं, जैसे कभी अंदर एंट्री होती है तो इसमें रजिस्टर में लिखा जाता है पूरा? नोट तो करते ही होंगे ऐसे। तो गलती कहाँ पर हुई जो रजिस्टर में एक नोट नहीं किया गया? कोई जैसे यहाँ रुकने के बारे में? आप यहीं के हैं? नहीं हा? नहीं। संदिग्ध विदेशी नागरिक की एंट्री पर भाईजान की ये खामोशी बड़े सवाल खड़े कर रही है। सवाल ये कि क्या रजिस्टर में एंट्री ना करना सिर्फ एक चूक थी या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? नदवा कॉलेज के हर गेट पर CCTV कैमरे की नजर है। एंट्री पॉइंट से लेकर कॉलेज कैंपस में गार्ड्स की तैनाती है। ऐसे में विदेशी मेहमान बिना एंट्री के हॉस्टल के कमरा नंबर 307 में कैसे दाखिल हो गए? फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर 7 दिन तक जांच की गई और जांच करने के बाद ही नदवा कॉलेज के प्रधानाचार्य मौलाना अब्दुल अजीज नदवी, सब रजिस्ट्रार डॉक्टर हारून रशीद, महादुल अली छात्रावास के वार्डन मोहम्मद कैसर नदवी, मुख्य गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मी सहित अन्य जिम्मेदार पदाधिकारियों के खिलाफ धारा 318 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें विदेशी पंजीकरण अधिनियम का भी जो धारा है 5 उसके तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है। और अब फिलहाल ये कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय पुलिस जो है वो इस पूरे मामले की जाँच रही है। नदवा कॉलेज में बड़ी संख्या में विदेशी छात्र पढ़ते हैं। ऐसे में किसी भी विदेशी के आने और रुकने की पूरी जानकारी संबंधित विभाग और थाने में देना जरूरी है। लेकिन टूरिस्ट वीजा पर आए इन संदिग्ध की ना तो रजिस्टर में एंट्री है और न ही इसकी जानकारी पुलिस को दी गई, जो अब कॉलेज प्रबंधन के लिए मुसीबत की वजह बन गई है।
किसी को भी अंदर जाना होता है उसमें बाकायदा प्रॉपर यहाँ पर एंट्री होती है, सीसीटीवी कैमरे में उसकी निगरानी की जाती है। लेकिन ये छात्र कैसे गया और क्या इसके पीछे कोई बड़ी वजह थी, इन सब चीज़ों को लेकर भी फिलहाल स्थानीय पुलिस से लगातार जाँच कर रही है। कैमरामैन दिवाकर साथ विशाल लोगवंशी, ज़ी मीडिया, लखनऊ। 11 घंटे का बुलडोजर शो। लखनऊ में बाबा के बुलडोजर ने जमीन माफिया की प्लॉटिंग को धुआं कर दिया। 500 बीघा जमीन में अवैध प्लॉटिंग की गई थी, जिसे 25 बुलडोजर ने बराबर कर दिया। 2 अवैध सिटी को मिट्टी में मिलाकर बुलडोजर ने संदेश दे दिया, अगर फिर से एक भी ईंट जोड़ने का दुस्साहस किया गया तो पीला पंजा और उसके प्रहार से वो मिट्टी में मिल जाएगा। मुझे अच्छा लगा आपने बुलडोजर भी खड़ा कर दिया है माफिया के लिए। इन्हीं के लिए हम लोगों ने बुलडोजर बनाया था। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। उत्तर प्रदेश में तो ये ऐसे दौड़ता है माफिया की छाती में कि फिर फतिया पढ़ने का ही अवसर मिलता है। जब पता है कि उत्तर प्रदेश में माफिया की छाती पर बुलडोजर दौड़ता है तो फिर गुस्ताखी क्यों? अगर कोई अवैध कॉलोनी काटेगा, लोगों को झूठे सपने दिखाएगा तो तय है कि बाबा का बुलडोजर उसे रौंद कर ही दम लेगा। जो मुगालते में है वो इन तस्वीरों को देख लें, समझ में आ जाएगा कि कैसे बुलडोजर की फौज अवैध कॉलोनी पर आक्रमण करके मटिया मेट कर देती है। बाबा के बुलडोजर ने राजधानी लखनऊ में अवैध प्लॉटिंग करने वालों की ईंट से ईंट बजा दी। काकोरी इलाके में 500 बीघा इलाके में बिना मंजूरी के अवैध कॉलोनी बनाई जा रही थी। अवैध तरीके से बंधन सिटी बसाई जा रही थी। कनौजिया सिटी की प्लॉटिंग की जा रही थी, लेकिन बुलडोजर ने एक ही झटके में पूरी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। काकोरी में ये मेरे पीछे आप जो ये मलबा देख रहे हैं, ये मलबा है बंधन सिटी का, और इससे कुछ ही दूरी पर आपको नजर आ जाएगा कनौजिया रिजॉर्ट। और इस पूरी जमीन पर एलडीए का बुलडोजर जो है वो एक बार फिर से गरजा है। कहा यह जा रहा है कि ये सारी जो जमीन है ये सरकारी जमीन है, एलडीए ने इस पूरी जमीन को एक्वायर कर लिया है। अवैध कॉलोनी बसाने वाले माफिया सोच रहे थे कि उनका कोई क्या ही बिगाड़ लेगा, लेकिन लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इनके मंसूबे मटियामेट कर दिए। इन्फोर्समेंट की टीम ने 25 जेसीबी और 2 पोकलेन मशीन के साथ धावा बोल दिया। 11 घंटे में उसने एक अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। सड़कें तोड़ दी गईं, नालियां खोद दी गईं, दीवार गिरा दी गई, बिजली के खंभों को जमीन पर पटक दिया गया, साइट ऑफिस का नामो निशान मिटा दिया गया, स्टोर समतल कर दिए गए। ये आप देख पा रहे होंगे एलडीए ने अब जो है वो यहाँ पर बोर्ड लगा दिया है। ये देखिए लखनऊ विकास प्राधिकरण का यहाँ पर बोर्ड लगा दिया गया है। जिस तरीके से अवैध रूप से वो बता रहे हैं कि अवैध रूप से ये पूरा जो कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर किया गया था, और उसी के चलते ये पूरी जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की गई है, और लगभग 500 बीघा जो जमीन है उसको मुक्त करवाया गया है। अक्सर कई मौलाना अपने नफरती कट्टर पंथ का निशाना हिंदुओं को बनाते रहते हैं। हर चीज में धर्म ढूंढ लेते हैं, और इस बार बरेली के एक मौलाना ने खाने में भी धर्म ढूंढ निकाला। उसकी हिंदुओं की तरफ नफरत इस कदर बढ़ गई थी, उसने एक भाईजान के खिलाफ फतवा तक जारी कर दिया, और अब बरेली में इस फतवे पर बवाल मचा हुआ है। क्या है यह पूरा मामला, आप ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। हिंदू भाइयों से तकलीफ है तो फिर पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते? ना बरेली के जो ठेकेदार हैं वो अपनी केवल रोटियां सेकने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। बरेली के भाईजान गुस्से में हैं। मौलाना को पाकिस्तान जाने को कह रहे हैं, क्योंकि मौलाना का नफरत वाला फतवा इनको मंजूर नहीं। नाराजगी की वजह सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। बरेली के इस शख्स को देखिए, इनका नाम ताहिर है, और ताहिर की बेटी के निकाह में खाने पर 5 से 7 लाख रुपए इसलिए बर्बाद हो गए क्योंकि मौलाना ये बर्दाश्त नहीं कर पाया कि ताहिर ने बेटी के निकाह में हिंदुओं को दावत दी। मौलाना को एतराज था कि हिंदुओं को खाना क्यों खिलाया। इसके खिलाफ उसने फतवा जारी कर दिया,
बाकायदा मस्जिद से ऐलान करवाया और लोगों को ताहिर की बेटी के निकाह में जाने से रोक दिया। ताहिर ने एक दिन मुस्लिमों की दावत रखी थी और एक दिन हिंदुओं की दावत पहले रखी गई थी और उससे मौलाना इतना चढ़ा कि दावत रखने वाले तौकीर को मुस्लिम विरोधी बता दिया और लोगों को ताहिर से संबंध तोड़ने को कह डाला। इनने मौलाना ने गलत अफवाहें फैला के लोगों को डरा के दावत खाने से रोका और व्हाट्सएप पे चैट करा, गांव खबर पहुंचाई के लिए खाने मत जाना, ये वहाबी है, जबकि हम वहाबी नहीं है, हम सुन्नी हैं। अच्छा, इनको बेहतर सुन्नी है। मौलाना के फतवे का असर ये हुआ कि ताहिर की बेटी के निकाह में रखी दावत में बड़ी संख्या में लोग नहीं पहुंचे और खाने की बर्बादी हुई। लेकिन अब मौलाना के इसी नफरती कदम के खिलाफ कुछ भाईजान ताहिर के साथ आकर खड़े हो गए। हिंदू भाइयों से तकलीफ है तो फिर पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते हैं, ये बताइए। और उनको जो बाईकाट करा, ये समाज के ठेकेदारों का नहीं है जो बाईकाट किसी को कर देंगे। ऐसे लोगों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। और ये वो लोग हैं कट्टरपंथी जो हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े गैंग के शामिल करने के लिए इनकी गतिविधियां शामिल हैं। मैं बोलता हूँ वंदे मातरम, मुझे ईमान से कोई बाहर कर दे, मैं देखता हूँ। जहां एक तरफ भाईजान मौलाना के खिलाफ हैं तो हिंदू समाज भी ताहिर के साथ है और मौलाना की नफरती सोच पर हैरान है। हिंदू समाज सिख मुस्लिम सभी की शादियों में उसी उत्साह के साथ शामिल होते हैं जैसे हिंदू समाज के लोगों के यहाँ शामिल होते हैं। ये सोच कहाँ से जन्म ले रही है, ये कट्टर सोच कहाँ से जन्म ले रही है? ये मदरसों से ले रही है, क्योंकि मौलवी कहाँ से पढ़ के आते हैं? मदरसों से आते हैं। आखिर ये बताएं कि ऐसा कौन सा ताहिर ने अपराध कर दिया अगर उसने अपने हिंदू दोस्तों को, हिंदू भाइयों को अपनी दावत में बुला लिया। भारत का संविधान सर्वधर्म समभाव की बात करता है और शादियां दावतें तो भाईचारे का मौका होती हैं, नफरत फैलाने का नहीं। लेकिन कुछ मौलानाओं को इसमें भी धर्म दिख गया और खाने को भी नफरती टूल बनाकर रख दिया। नीरज गौड़, बरेली, जी मीडिया। सीएम योगी प्रदेश के हर नागरिक की सुरक्षा का संकल्प लेकर सत्ता चला रहे हैं। योगी के इस संकल्प की बागडोर योगी फोर्स के हाथ में है। अपराध चाहे कितना भी बड़ा हो, किसी भी तरह का हो, चोरी हो, हत्या हो या गो तस्करी, योगी फोर्स के इंसाफ का एक ही तरीका है। यही वजह है कि प्रदेश के अपराधियों के लिए योगी के सिंघम काल बने हुए हैं। और बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। अपराधी नाम सुनकर के भागता, उसके मन में एक भय होता। ये नया भारत है और नए भारत का नया उत्तर प्रदेश भी, जिसमें माफिया और अपराधी के लिए कोई जगह नहीं। सीएम योगी का ये संदेश ही अपराधियों के लिए काल बन गया है। सत्ता संभालते ही सीएम योगी ने ऐलान कर दिया था कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या प्रदेश। अगर प्रदेश में रहकर अपराध करेंगे तो यमराज के दर्शन होने तय हैं। दिसंबर की सर्दी में योगी फोर्स प्रदेश के बदमाशों को ठंडा कर रही है। जो पैर अपराध के रास्ते पर सरपट दौड़ा करते थे वो आज चलने लायक भी नहीं बचे हैं। योगी फोर्स ने बीती रात 1 या 2 नहीं बल्कि ताबड़तोड़ 7 एनकाउंटर कर अपराधियों की नींद उड़ा दी है। मेरठ, बहराइच, फिरोजाबाद, इटावा, आजमगढ़ और मिर्जापुर में हुए इस एक्शन से हिस्ट्री शीटर की टेंशन बढ़ गई है। मेरठ पुलिस के कंधे का सहारा लेकर चलते इस अपराधी के सिर पर 25,000 का इनाम घोषित था। इस कुख्यात अपराधी का नाम शहजाद है, जो मेरठ का कुख्यात पशु तस्कर है। पुलिस ने जब शहजाद को चेकिंग के दौरान घेरा तो आरोपी ने खाकी पर फायरिंग की हिमाकत कर दी। फिर क्या था, योगी फोर्स ने हिस्ट्री शीटर के पांव में पीतल ठोक दिया। यूपी में अपराधी छोटा हो या बड़ा, अगर उसने अपराध किया है तो वो अपने पैरों पर खड़ा होने लायक नहीं रह जाता। ऐसा ही हुआ बहराइच के इस लुटेरे के साथ। लंगड़ाता हुआ ये अपराधी श्रावस्ती का रहने वाला है, लेकिन इसने बाइक लूट की घटनाओं से बहराइच के माहौल को गर्म कर दिया था। फिर क्या था, योगी फोर्स की बुलेट ने इसकी आपराधिक गर्मी को फौरन ठंडा कर दिया। कानपारा के कोतवाल और उनकी पुलिस टीम हाड़ा बसेरी के पास, नहर के पास जो पुलिया है वहाँ पर चेकिंग लगाए हुए थे
उसी समय एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति जा रहे थे। जब उनको रोका गया तो उन्होंने पुलिस टीम पर जानलेवा हमले की नीयत से फायर कर दिया। बदले में पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ फायरिंग की कार्रवाई में एक व्यक्ति के बाएं पैर में गोली लगी और उसका दूसरा साथी फरार हुआ। पूछताछ में पता चला है उसका नाम दीपक कश्यप है, जो श्रावस्ती का रहने वाला है। उसके पास से घटना में लूटी गई मोटरसाइकिल बरामद हुई है। जिस उत्तर प्रदेश में अपराधियों को अपराध की इजाजत नहीं, वहां इटावा के ये बदमाश अवैध असलाह फैक्ट्री चला रहे थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गिनते जाइए। इन अपराधियों ने यहाँ इतने हथियार बना डाले थे कि जिनकी गिनती करने के लिए हाथ की उंगलियां कम पड़ जाती। पुलिस को जब इस अवैध असलाह फैक्ट्री का पता चला तो छापा मारा गया, लेकिन अपराधियों ने सरेंडर करने की बजाय पुलिस वालों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 अपराधियों का हाफ एनकाउंटर कर दिया। सटीक आपराधिक सूचना के आधार पर जब रेड किया गया तो इकनौर का एक जंगल है बकीवा थाना क्षेत्र में, वहां इन लोगों से मुठभेड़ हुई और इनके कब्जे से कुल 25 निर्मित और अर्धनिर्मित अवैध शस्त्र बरामद किए गए। योगी फोर्स ने अपराधियों के पास से 25 अवैध तमंचे, बंदूक, राइफल, कारतूस, 3 मोबाइल और बाइक बरामद की है। पश्चिमी यूपी ही नहीं, योगी फोर्स ने पूर्वांचल में भी अपराधियों के खिलाफ तगड़ा एक्शन लिया है। मिर्जापुर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद जहां एक पशु तस्कर को गिरफ्तार किया, वहीं आजमगढ़ में 25,000 के इनामी हिस्ट्री शीटर का हाफ एनकाउंटर हुआ, जबकि फिरोजाबाद से एक कुख्यात चोर को गिरफ्तार किया गया। सीएम योगी ने अपराध पर लगाम लगाने का जो संकल्प लिया है, उसे योगी फोर्स बखूबी पूरा कर रही है। अगर अभी भी अपराधी नहीं सुधरे तो हो सकता है कि अगला नंबर उन्हीं का हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर। क्या आपकी स्किन में इन्फेक्शन है? दवा के इस्तेमाल से भी ठीक नहीं हो रहा? हो सकता है परेशानी आपके स्किन नहीं बल्कि दवा में, क्योंकि स्किन से जुड़ी बीमारी की नकली दवाओं की एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। गाजियाबाद में चल रही इस फैक्ट्री में नामी कंपनियों की नकली दवाएं बनाकर दिल्ली के बाजार में सप्लाई किया जा रहा था। दिल्ली पुलिस अब नकली दवा के पूरे रैकेट को बेनकाब करने में जुटी है। पानी डाल के बनाते हैं और इसमें कितनी सैलरी पर रखा हुआ है? फैक्ट्री में क्लॉपजी जो ऑइंटमेंट है उसको बनाया जा रहा था फेक मेडिसिन को। सुना आपने, स्किन से जुड़ी बीमारियों को ठीक करने वाली दवाओं के नाम पर कैसे चल रहा था फर्जीवाड़े का खेल। जब दवा ही नकली होगी तो आपका स्किन इन्फेक्शन ठीक कैसे होगा? हाँ, जिस केमिकल से नकली दवा बनाई गई है वो आपको स्किन कैंसर का मरीज जरूर बना सकती है। दिल्ली पुलिस ने नामी ब्रांड की नकली दवा की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस को दिल्ली में नकली दवाओं के नेटवर्क के एक्टिव होने की पक्की खबर मिली थी। जब जांच शुरू हुई तो क्राइम ब्रांच के हाथ गाजियाबाद की इस फैक्ट्री तक पहुंच गए। रेड में नकली दवाओं की खेप के साथ 2 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। फेक दवाइयाँ हैं जो प्राइमरली स्किन इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के काम आती हैं। इनको कुछ लोग हैं जो काफ़ी भारी मात्रा में स्पूरियस मेडिसिन बना रहे हैं इनकी, और उसको नॉर्थ इंडिया में कई जगह पर सप्लाई किया जा रहा है। इस लीड को डेवलप करते हुए पहले सदर बाज़ार के एरिया से हमने एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की। उसने फिर आगे अपने एसोसिएट का नाम बताया जो कि लोनी एरिया में ऑपरेट करता है, और ये दोनों मिलके फैक्ट्री भी ऑपरेट कर रहे थे। गाजियाबाद की इस नकली दवा फैक्ट्री से करीब 2.5 करोड़ कीमत की नकली दवाएं, कच्चा माल और मशीन मिली, जिनमें नकली क्रीम के हजारों ट्यूब रैपर शामिल है। नकली दवा फैक्ट्री के पास वैध लाइसेंस भी नहीं था, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से दवाओं का निर्माण और पैकिंग चल रही थी। गाजियाबाद के लोनी की यही वो 400 गज में फैली फैक्ट्री है जहां पर पिछले काफ़ी वक्त से नामी कंपनियों के नाम पे बेटनोवेट सी, क्लॉपजी, कैडिला की स्किन शाइन जैसी त्वचा संबंधी बीमारियों की दवाई बनाई जा रही थी, और यहाँ से काफ़ी संख्या में क्राइम ब्रांच को जो रॉ मटेरियल है वो भी मिला है। इस वक्त आप देख सकते हैं इसके जो फैक्ट्री का मालिक है गौरव भगत, उसे क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा उसका एक साथी है, उसे गिरफ्तार किया है। जिस दवा को लोग केमिस्ट के पास से 100 रुपए में खरीदते थे, उसे यहाँ सिर्फ 1.5 रुपए की लागत से बनाया जा रहा था।
होलसेल बाजार में उसे 15 रुपए में बेचा जा रहा था और फिर वो दवा रिटेलर के पास 75 रुपए में पहुंच रही थी। यानी कौड़ियों के भाव में तैयार जहर को ऊंचे दाम में लोगों को बेचा जाता था। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर को आतंकवादियों ने दहला दिया है। बॉन्डी बीच पर 2 हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग करके 12 लोगों की जान ले ली। एक हमलावर को तो मौके पर ही ढेर कर दिया गया, दूसरा भी जिंदा पकड़ लिया गया है। पकड़े गए हमलावर का नाम नवीद अकरम है, जिसका पाकिस्तानी लिंक सामने आ गया है। ऑस्ट्रेलिया में आतंकी हमला, सिडनी के बॉन्डी बीच पर शूट आउट, यहूदियों की दीपावली पर चली नफरत की गोली। यह अंधाधुंध फायरिंग किसी सिरफिरे की साजिश नहीं है, बल्कि ये आतंकी हमला है। देखिए कैसे 2 निर्दयी हमलावर हजारों की भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे हैं, निहत्थों की लाशें बिछा रहे हैं। सिडनी का बॉन्डी बीच आज आतंकी हमले से दहल उठा। बीच पर हजारों यहूदी हुनुक्का त्योहार मनाने के लिए जमा हुए थे। आज से ही इस फेस्टिवल की शुरुआत हुई थी, तभी 2 हमलावर आते हैं और गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। फायरिंग होते ही भगदड़ मच जाती है, लेकिन दोनों हमलावर बेखौफ होकर फायरिंग करते रहते हैं, लोगों को निशाना बनाते रहते हैं। पुलिस ने इसके बाद हमलावरों को पकड़ने का ऑपरेशन शुरू किया और गोलियां बरसा रहे एक आतंकवादी को ढेर कर दिया। आतंकवादी सैकड़ों लोगों की जान ले सकते थे, लेकिन एक दिलेर ने इन आतंकियों के तांडव को रोक दिया। जान की बाजी लगाते हुए एक व्यक्ति ने एक आतंकी को दबोच लिया और उसकी बंदूक छीन ली। वहीं एक हमलावर को न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने मार गिराया है, जबकि दूसरा हमलावर भी पुलिस की गोलियों से घायल हो गया है। जिस हमलावर को पकड़ा गया है उसका नाम नवीद अकरम है, जिसका पाकिस्तानी लिंक सामने आया है। इसने इस्लामाबाद से हमदर्द यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। ऑस्ट्रेलिया में जिस जगह पर यह आतंकी रहता है, अब वहां छापेमारी की जा रही है। इस शूटआउट को ऑस्ट्रेलिया ने आतंकी हमला करार दिया है और ये भी साफ कर दिया है कि निशाने पर यहूदी थे। पाकिस्तान में मुनीर ताकतवर तो बन गया, लेकिन अब उसे कुर्सी का डर इतना सता रहा है, वो बेसिर पैर के फैसले लेने लगा है। पाकिस्तान में जहां ना बोलने की आजादी है, ना मनचाहा पहनने की, ना अपने विचार जाहिर करने की, वहां अब एक और आजादी आवाम की मुनीर छीनने जा रहा है। और इसकी वजह है जेन जी से उसका डर। नेपाल में जेन जी ने ओली सरकार गिरा दी। बांग्लादेश में जेन जी जब सड़कों पर उतरे तो शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। श्रीलंका में भी जेन जी क्रांति से सत्ता बदल गई। और क्या पाकिस्तान में अगला नंबर मुनीर और शहबाज का आ गया? बस यही डर है जो मुनीर को रातों को सोने नहीं दे रहा, चैन लेने नहीं दे रहा। इसी वजह से अब वो सारी आवाजें खामोश कर देना चाहता है, जिससे कि पाकिस्तान अगला नेपाल या बांग्लादेश न बन जाए। जेन जी की बगावत का मुनीर को इतना डर लग रहा है कि अब वो पाकिस्तान में सोशल मीडिया बैन करने पर विचार कर रहा है। इसके लिए बाकायदा धमकी दे रहा है, एक्स पर बैन लगाने की धमकी दे रहा है और कहा है कि अगर इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म अधिकारियों के साथ सहयोग नहीं करते तो सरकार उन पर बैन लगा सकती है। अब सवाल यह है कि आखिर आसिम मुनीर को सोशल मीडिया से इतना डर क्यों लग रहा है, तो जरा उसकी वजह भी जान लीजिए। पाकिस्तान में लगातार इमरान समर्थन बढ़ता जा रहा है। इमरान समर्थक आजादी की मांग कर रहे हैं। इमरान के अलावा बलोच हो या फिर सिंध, हर जगह विद्रोह की आवाजें उठ रही हैं। पीओके की जनता भी मुनीर के जुल्म का जवाब मांग रही है। शहबाज सरकार की नाकामी आवाम अब पचा नहीं पा रही। देश लगातार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। यही वजह है कि मुनीर को डर है कि कहीं उसके जुल्म के बदले एक बड़ी क्रांति न शुरू हो जाए। और दुनिया जानती है कि ऐसी क्रांति सोशल मीडिया के बिना मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया बैन करना कोई नई बात नहीं। जैसे ही पाकिस्तानी हुक्मरानों को बगावत का डर सताने लगता है, वैसे ही सोशल मीडिया पर बैन लग जाता है। पाकिस्तान में इससे पहले 2010 में फेसबुक और यूट्यूब बैन कर दिया गया था। 2012 से 2016 के बीच एंटी मुस्लिम वीडियो की वजह से यूट्यूब बैन किया गया। 2020 से 2022 तक टिकटॉक पर 4-5 बार बैन लगाया गया। तो वहीं फरवरी 2024 से मई 2025 के बीच एक्स को भी पीटीआई प्रोटेस्ट के बाद बंद कर दिया गया था। और अब एक बार फिर जब मुनीर को इमरान के समर्थन में बड़ी जेन जी प्रोटेस्ट की आशंका है, तो ये कदम उठाने की तैयारी की जा रही है। खैर, पाकिस्तान में जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच नाम की कोई चीज है ही नहीं, वहां विरोध में उठती आवाजों को खामोश करना है वहां के हुक्मरानों का सबसे बड़ा हथियार। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।